जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट बिलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका SLH एकेडमी पर। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। देवियों और सज्जनों, आप सबसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप सब वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए पूरा मन लगा कर देखें एंड बिना किसी एक्स्ट्रा बात के वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की मोटिवेशनल लाइन्स के साथ। और आज की मोटिवेशनल लाइन्स हैं: एक सपने के टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले को जिंदगी कहते हैं। दोस्तों, तो अगर कोई आप सफलता नहीं मिलती है किसी चीज़ में, तो आप उस पर ही ना टिके रहें। किसी दूसरी चीज़ में भी आपके लिए ऊपर वाले ने सोच रखा हो सकता है। और दोस्तों, आज की वीडियो आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे, क्योंकि आज की वीडियो में हम करंट अफेयर्स के साथ साथ 4 राज्यों के बारे में पूरे महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे और कम से कम एक राज्य से रिलेटेड 15 तथ्य देखेंगे। तो 60 तथ्य आपके वो भी कवर कर दिए जाएंगे। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। और आज का पहला प्रश्न है: हाल ही में किसने इलाहाबाद और कोलकाता उच्च न्यायालय के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? आपके ऑप्शंस हैं: ए केंद्र सरकार, बी नीति आयोग, सी योजना आयोग और डी मुंबई उच्च न्यायालय। तो दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में मुंबई उच्च न्यायालय ने इलाहाबाद और कोलकाता उच्च न्यायालय के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। दोस्तों, उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय और कोलकाता उच्च न्यायालय के लिए 11 और 8 न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस कॉलेजियम में कर्नाटक उच्च न्यायालय के लिए 2 न्यायिक अधिकारियों और अधिवक्ता की नियुक्ति भी शामिल है। दोस्तों, यहाँ 4 उच्च न्यायालयों के नाम आए हैं, तो हम चारों के बारे में डिटेल्स देखेंगे। और सबसे पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है, उत्तर प्रदेश इसका अधिकार क्षेत्र है, की स्थापना सबसे पहले आगरा में हुई थी और वह स्थापना हुई थी 17 मार्च 1866 को। लेकिन इसका इलाहाबाद स्थानांतरण 1869 में हुआ। दोस्तों, इसके वर्तमान न्यायमूर्ति गोविंद माथुर हैं, जो यहाँ के 47वें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। देखते हैं दोस्तों, और आगे बताएं आपको कि कोलकाता उच्च न्यायालय। तो कोलकाता उच्च न्यायालय का न्यायिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। तो दोस्तों, याद रखें कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर कोलकाता उच्च न्यायालय का न्यायिक क्षेत्र आता है। इसकी स्थापना 2 जुलाई 1862 को हुई थी तथा इसके वर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति थोटाथिल बी राधाकृष्णन हैं। देखते हैं, और आगे है आपका मुंबई उच्च न्यायालय। तो मुंबई उच्च न्यायालय का न्यायिक क्षेत्र महाराष्ट्र और गोवा है। इसकी स्थापना 14 अगस्त 1862 को हुई थी तथा इसके वर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता हैं। और आखिरी है कर्नाटक उच्च न्यायालय। तो कर्नाटक उच्च न्यायालय का न्यायिक क्षेत्र कर्नाटक में है और यह बेंगलोर में स्थित है। इसकी स्थापना 1881 में हुई थी तथा इसके वर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अभय श्रीनिवासन ओका हैं। दोस्तों, देखते हैं आज का अगला प्रश्न। और आज का अगला प्रश्न है: केंद्र सरकार ने ब्रह्मोस तेजस एस्ट्रा मिसाइल सहित कितने रक्षा उपकरणों के निर्यात को मंजूरी दे दी है? आपके ऑप्शंस हैं: ए 126 रक्षा उपकरण, बी 136 रक्षा उपकरण, सी 156 रक्षा उपकरण और डी 176 रक्षा उपकरण। तो दोस्तों, आपको बता दें केंद्र सरकार ने ब्रह्मोस तेजस एस्ट्रा मिसाइल सहित 156 रक्षा उपकरणों के निर्यात को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने हाल ही में आर्टिलरी गन, स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, टैंगो और मिसाइलों, विस्फोटक टैंक रोधी खानों सहित 156 रक्षा उपकरणों के निर्यात को मंजूरी दे दी है। भारत में आकाश मिसाइल के लिए इससे पहले मंजूरी दे दी गई थी। तो दोस्तों, आकाश मिसाइल के निर्यात के लिए पहले मंजूरी दे दी जा चुकी है। और आपको बता दें कि वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। और आज का अगला प्रश्न है: हाल ही में प्रोफेसर DN झा का निधन हो गया है, वह एक प्रसिद्ध थे। आपके ऑप्शंस हैं: ए संगीतकार, बी इतिहासकार, सी भौतिक शास्त्री और डी रसायन शास्त्री। तो दोस्तों, आपको बता दें कि प्रोफेसर DN झा एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे और प्रोफेसर झा दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतिहास विभाग में चेयरमैन रहे हैं। उन्हें प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन भारत में विशेषज्ञता हासिल थी। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। और आज का अगला प्रश्न है: हाल ही में किस टीम ने एशिया में सबसे सफल टेस्ट रन चेज का रिकॉर्ड बनाया है? आपके ऑप्शंस हैं: ए वेस्ट इंडीज, बी भारत, सी श्रीलंका और डी इंग्लैंड। तो दोस्तों, आपको बता दें हाल ही में वेस्ट इंडीज टीम ने एशिया में सबसे सफल टेस्ट रन चेज का रिकॉर्ड बनाया है। वेस्ट इंडीज ने बांग्लादेश के खिलाफ 395 रनों का लक्ष्य पीछा करके यह रिकॉर्ड अपने नाम किया। इससे पहले यह रिकॉर्ड श्रीलंका के नाम था, जब श्रीलंकाई टीम ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 388 रनों का पीछा किया था। दोस्तों, नज़र डालेंगे वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम की तरफ, तो सबसे पहले हम देखेंगे इनके अचीवमेंट्स को और इसका यह ऑफिशियल लोगो है। तो सबसे पहले आपको बता देंगे वेस्ट इंडीज टीम के कप्तान, टेस्ट कप्तान जैसन होल्डर, वनडे और T20 कप्तान कीरोन पोलार्ड हैं। वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम ने अब तक
वनडे वर्ल्ड कप 2 बार जीता है 1975 और 1979 में, तथा टी20 वर्ल्ड कप भी 2 बार जीता है 2012 और 2016 में, तथा एक बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती है। वह 2004 में इन्होंने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। देखते हैं दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन, और आज का अगला क्वेश्चन है, ग्रैंड स्लैम मुख्य ड्रॉ में जगह बनाने वाली तीसरी भारतीय महिला कौन बन गई हैं? आपके ऑप्शंस हैं, ए सानिया मिर्जा, बी अंकिता रैना, सी सानिया नेहवाल और डी निरुपमा वैद्यनाथन। तो दोस्तों आपको बता दें, ग्रैंड स्लैम मुख्य ड्रॉ में जगह बनाने वाली तीसरी भारतीय अंकिता रैना बन गई हैं। दोस्तों अंकिता रैना ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के महिला युगल इवेंट के लिए मुख्य ड्रॉ में जगह बनाई है। अंकिता रैना रोमानिया महिला मोजारनेकू के साथ जोड़ीदार हैं। दोस्तों आपको बता दें कि अंकिता रैना के पहले सानिया मिर्जा और निरुपमा वैद्यनाथन 2 महिलाएं थीं जो किसी भी ग्रैंड स्लैम मुख्य ड्रॉ में जगह बनाने वाली थी। दोस्तों ग्रैंड स्लैम के बारे में आपको बता दें तो सबसे पहले अगर महीनों के हिसाब से देखें तो सबसे पहले साल में ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, दूसरा होता है फ्रेंच ओपन, तीसरा होता है विंबलडन ओपन और चौथा होता है यूएस ओपन। तो दोस्तों 4 प्रकार के ग्रैंड स्लैम होते हैं जो पूरे साल में होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। अगर इनकी स्टार्टिंग डेट के हिसाब से देखें तो सबसे पहले यूएस ओपन सबसे पहले विंबलडन ओपन 1877 में, उसके बाद यूएस ओपन 1881 में, फ्रेंच ओपन 1891 में और ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 में शुरू हुए थे। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न, और आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में ट्विटर इंडिया के पब्लिक पॉलिसी हेड पद पर से किसने इस्तीफा दे दिया है? आपके ऑप्शन हैं, ए महिमा कौल, बी मोनिका माशे, सी सिद्धार्थ रॉय और डी अजय सिंह। तो दोस्तों आपको बता दें, हाल ही में ट्विटर इंडिया के पब्लिक पॉलिसी हेड पद से महिमा कौल ने इस्तीफा दे दिया है और यहाँ की मोनिका माशे ट्विटर की ग्लोबल पॉलिसी हेड हैं। दोस्तों आपको और बताएं ट्विटर के बारे में, तो ट्विटर की स्थापना 21 मार्च 2006 को हुई थी तथा इसके संस्थापक जैक डर्सी, एवान विलियम्स, नोह गिलास और बिज स्टोन थे। दोस्तों आपको बता दें कि ट्विटर का मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में है तथा इसके वर्तमान सीईओ जैक डर्सी हैं। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न, और आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में देश का पहला आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? आपके ऑप्शंस हैं, ए राजस्थान, बी केरल, सी ओडिशा और डी आंध्र प्रदेश। दोस्तों यहाँ से आप वीडियो बहुत ध्यान से देखें और यहाँ से हम राज्यों की डिटेल से स्टार्ट करेंगे, तो आप आंसर ध्यान से दें। और आपको बता दें कि उड़ीसा राज्य में देश का पहला आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। यह घोषणा भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा की गई है। यह अनुसंधान परीक्षण केंद्र उड़ीसा राज्य के बालासोर में स्थापित किया जाएगा तथा भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र हैं। दोस्तों नजर डालेंगे उड़ीसा की तरफ, तो सबसे पहले हम नक्शे में देख सकते हैं कि जैसे कि उड़ीसा दक्षिण पूर्व में स्थित है भारत के, और यह बंगाल की खाड़ी के निकट तट पर स्थित है। तो दोस्तों उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर को टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। उड़ीसा की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक तथा राज्यपाल गणेशी लाल जी हैं। दोस्तों अगर उड़ीसा की सीमा देखें तो झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ से इसकी सीमा तथा बंगाल की खाड़ी से इसकी वो तटीय सीमा लगती है। दोस्तों आपको उड़ीसा के बारे में और तथ्य बताएंगे तो विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध उड़ीसा में है, हीराकुंड बांध महानदी पर जो स्थित है। और भारत की सबसे बड़ी समुद्री झील भी उड़ीसा में ही है, चिल्का झील। दोस्तों आपको बता दें उड़ीसा के अगर नेशनल पार्क देखेंगे, राष्ट्रीय उद्यान, तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, सतकोशिया टाइगर रिजर्व, नंदनकानन प्राणी उद्यान, ऊषाकोटी वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ के मुख्य हैं, जिनमें से आप इस पर सिमलीपाल, भीतरकनिका और नंदनकानन पर स्टार लगा लें, यहाँ पूछे जाते हैं। और अगर दोस्तों अन्य झीलें बताएं चिल्का के अलावा, तो यहाँ पर अंशुप्पा झील और कंजिया झील उड़ीसा में स्थित है। दोस्तों अगर हीराकुंड बांध के अलावा देखें यहाँ पर, तो रेंगाली बांध भी यहाँ का एक मुख्य बांध है जो ब्राह्मणी नदी पर स्थित है। और दोस्तों उड़ीसा की परियोजना देखेंगे तो यहाँ पर तालचर सुपर थर्मल पावर परियोजना उड़ीसा में ही स्थित है। तो तालचर सुपर थर्मल पावर परियोजना आप याद रखें, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ के अगर पर्यटक स्थल देखें दोस्तों, तो पुरी जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर, यह दोनों बहुत महत्वपूर्ण है और दोनों पूछे गए हैं, तो आप याद रखें। यहाँ 2 स्टेडियम हैं, बाराबाती स्टेडियम कटक में स्थित तथा कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में स्थित। जो बाराबाती स्टेडियम कटक का एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के लिए फेमस है तथा कलिंगा स्टेडियम अभी वो देखते हैं दोस्तों। और यहाँ के त्यौहार देखें तो नुआखाई उत्सव जो परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, तो आप इसे याद रखें कि नुआखाई उत्सव उड़ीसा से संबंधित है और तथा कोणार्क महोत्सव उड़ीसा से संबंधित है। दोस्तों उड़ीसा से इतने ही तथ्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और आज का अगला प्रश्न है,
भारत का कौन सा राज्य बिजली के क्षेत्र में सुधार लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है? दोस्तों आप याद रखें, पहला भी कोई होगा उसको हम बता देंगे आपको। तो आपके ऑप्शंस हैं ए केरल, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र और डी आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों आपको बता दें, भारत का आंध्र प्रदेश राज्य बिजली के क्षेत्र में सुधार लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। आंध्र प्रदेश के पहले बिजली के क्षेत्र में सुधार को लागू करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बना था। इस सुधार को लागू करने के साथ आंध्र प्रदेश को 1515 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने की अनुमति मिल गई है। दोस्तों नजर डालेंगे आंध्र प्रदेश की तरफ, तो इसको भी आप बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि हम भी आंध्र प्रदेश से भी लगभग 10 से 15 और हो सकते हैं 20 फैक्ट भी कवर कर सकते हैं, तो बहुत ध्यान से देखें आप। जैसे कि हम देख सकते हैं, यह भी दक्षिण में और पूर्वी तट पर स्थित है और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। यहाँ के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी तथा राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी हैं। दोस्तों अगर आंध्र प्रदेश की सीमा देखेंगे तो उड़ीसा से, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु से इसकी राज्यों से सीमा, पुदुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश से तथा बंगाल की खाड़ी से तटीय सीमा इसकी लगती है। दोस्तों अगर यहाँ पर नेशनल पार्क देखेंगे तो नागार्जुन सागर या श्रीशैलम वन्यजीव अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में ही स्थित है तथा कृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में स्थित है। दोस्तों आंध्र प्रदेश में एक बहुउद्देशीय परियोजना भी फेमस है जो पूछी जाती है कि पोलवरम बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ से स्थित है, तो आप याद रखें आंध्र प्रदेश से संबंधित है। और आंध्र प्रदेश का में ही श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है जहाँ इसरो के जो इसरो का प्रक्षेपण केंद्र है। दोस्तों आंध्र प्रदेश के अगर प्रमुख लोक नृत्य देखें तो कुचिपुड़ी, बुर्रा कथा और बीन नाट्यम यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पर 12-13 लोक नृत्य हैं, लेकिन आप 3 बहुत अच्छे से याद रखें क्योंकि यह पूछे जाते हैं। अगर आंध्र प्रदेश का त्यौहार देखें जो मुख्य, तो बलसा देवरालू यहाँ का मुख्य त्यौहार है। आंध्र प्रदेश में पर्यटन स्थल दोस्तों तिरुपति बालाजी मंदिर, मल्लिकार्जुन, यह दोनों बहुत पूछे भी गए हैं और तिरुपति बालाजी मंदिर आप याद रखें पर्यटन स्थल में आंध्र प्रदेश में स्थित है। दोस्तों हाल ही में 2020 में आंध्र प्रदेश को पर्यटन के क्षेत्र में समग्र विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया। तो यह भी आप याद रखें कि अगर 2020 में पर्यटन क्षेत्र में समग्र विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया, तो आंध्र प्रदेश को दिया गया। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न, और आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में असम राज्य के राजमार्गों तथा प्रमुख जिला सड़कों के निर्माण के लिए असोम माला की शुरुआत किसने की है? आपके ऑप्शंस हैं ए अमित शाह, बी राजनाथ सिंह, सी नरेंद्र मोदी और डी निर्मला सीतारमण। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में असम राज्य के राजमार्गों तथा प्रमुख जिला सड़कों के निर्माण के लिए असोम माला की शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। यह असोम माला परियोजना असम के सभी गांवों के लिए चौड़ी सड़कें और संपर्क का नेटवर्क स्थापित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। दोस्तों नज़र डालेंगे असम की तरफ, तो ये हमारा तीसरा राज्य है आज का, जो मैंने आपसे 4 राज्य का बोला था। और देखेंगे असम को, तो सबसे पहले देख सकते हैं जैसे यह पूर्वोत्तर की 7 बहनों में से एक बड़ा राज्य है। दोस्तों आपको बता दें कि असम की राजधानी दिसपुर है। असम की स्थापना 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता पश्चात भारत में शामिल हुआ था जब तब की है। और साथ में यहाँ के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल तथा राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। दोस्तों अगर इसकी सीमा देखें तो मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों यह 7 राज्यों से सीमा साझा करता है। साथ ही बांग्लादेश और भूटान से इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। दोस्तों आप देख सकते हैं भूटान से उधर ऊपर में उत्तर साइड और बांग्लादेश से यहाँ, तो बांग्लादेश इसको पश्चिमी ओर से टच करता है। दोस्तों तो इसकी 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, बांग्लादेश और भूटान आप याद रखें, तथा 7 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। दोस्तों असम में राष्ट्रीय उद्यान बहुत महत्वपूर्ण है और आप याद रखें यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान कि यहाँ पर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो एक सींग के गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, मानस राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान और नामेरी राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों इनमें से 5 में से 4 को आप बहुत इंपॉर्टेंट नोट कर लें, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान और नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, ये चारों पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और पूछे भी गए हैं। दोस्तों असम के बारे में और तथ्य बताएंगे तो असम में देश का सबसे लंबा रोड पुल है जो बोगीबील रोड पुल है, रेल रोड पुल है दोस्तों, सॉरी। तो आप याद रखें देश का सबसे लंबा रेल रोड पुल बोगीबील असम में स्थित है। देश का सबसे लंबा नदी रोपवे भी ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को जोड़ने वाला असम में ही स्थित है। भारत का पहला तेल संग्रहालय असम में स्थित बनाया जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर भी असम में ही स्थित है। दोस्तों आप याद रखें कि यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य बिहू लोक नृत्य है और यहाँ पर माजुली नदी द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। माजुली नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में स्थित है। दोस्तों आपको बता दें कि यह
विश्व का भी और भारत का भी सबसे बड़ा चाय उत्पादक, तो भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य तथा विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक क्षेत्र है। दोस्तों इसके साथ ही आपको बता दें कि भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक चिड़ियाघर भी असम में ही स्थित है और वह है असम राज्य का चिड़ियाघर। साथ ही आपको बता दें कि एशिया की सबसे पुरानी रिफाइनरी डिगबोई रिफाइनरी असम में ही स्थित है। तो यह जरूर याद रखें कि भारत और एशिया की सबसे पुरानी रिफाइनरी डिगबोई रिफाइनरी असम में स्थित है। देखते हैं दोस्तों आज का आखिरी प्रश्न, और आज का आखिरी प्रश्न है, श्री प्रकाश जावड़ेकर ने हाल ही में किस शहर में कोविड-19 टीकाकरण और आत्मनिर्भर भारत पर राज्यव्यापी जागरूकता अभियान की शुरुआत की है? आपके ऑप्शंस हैं ए पुणे, बी चेन्नई, सी कोलकाता और डी दिल्ली। तो दोस्तों इनमें से जो भी आपका शहर होगा उससे संबंधित राज्य की डिटेल मैं आपको जरूर दूंगा। और आपको बता दें कि श्री प्रकाश जावड़ेकर ने हाल ही में पुणे शहर में कोविड-19 टीकाकरण और आत्मनिर्भर भारत पर राज्यव्यापी जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। दोस्तों आपको बता दें कि इसके अंतर्गत 16 विशेष रूप से तैयार किए गए मल्टीमीडिया प्रदर्शनी बयान महाराष्ट्र के 36 जिलों में सूचना प्रसारित करेंगे। साथ ही अब नज़र डालेंगे पुणे यानी महाराष्ट्र की तरफ। दोस्तों तो महाराष्ट्र का एक शहर है पुणे, जो भारत का 6वां सबसे बड़ा महानगर है। और अगर हम महाराष्ट्र को देखें तो महाराष्ट्र की 2 राजधानी है, मुंबई और नागपुर। नागपुर यहाँ की शीतकालीन राजधानी है। साथ ही आपको बता दें दोस्तों यहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तथा उप मुख्यमंत्री अजीत पवार हैं, और यहाँ के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी हैं। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ की जो राजधानी मुंबई है वह भारत की आर्थिक राजधानी है तथा भारत का सबसे बड़ा शहर है, और पुणे भारत का 6वां सबसे बड़ा महानगर है। दोस्तों यहाँ पर गुफाएं बहुत फेमस है, महाराष्ट्र से गुफाएं पूछी जाती हैं, तो आप याद रखें कि महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं, कन्हेरी की गुफाएं तथा काला गुफाएं, 5 प्रकार की गुफाएं यहाँ पर मौजूद हैं, जिनमें से अजंता, एलोरा, एलिफेंटा और कन्हेरी तो एग्जामिनर की फेवरेट में मानी जाती हैं, तो आप इन्हें याद रखें। साथ ही आपको बता दें कि यह महाराष्ट्र देश का क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा है। तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से इससे बड़ा राजस्थान और मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, और जनसंख्या की दृष्टि से इससे बड़ा उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। दोस्तों अगर महाराष्ट्र की सीमा देखें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा 6 राज्यों से, साथ में दादरा एवं नगर हवेली एक केंद्र शासित प्रदेश से, और इसके अरब सागर के तट पर स्थित है। तो दोस्तों वो भी आप याद रखें कि इसकी तटीय सीमा अरब सागर से है। अगर महाराष्ट्र की प्रमुख नदी देखें तो भीमा नदी, गोदावरी नदी और कृष्णा नदी यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं, और यहाँ के 2 प्रमुख बंदरगाह हैं, मुंबई बंदरगाह और JNPT बंदरगाह। दोस्तों आपको बता दें कि भारत की पहली रेल 1853 में यहीं महाराष्ट्र में मुंबई से ठाणे के बीच चली थी, जिसने 34 किलोमीटर का सफ़र तय किया था, और उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। तो यह एक फैक्ट आपका हिस्ट्री से भी कवर हो गया। दोस्तों महाराष्ट्र में गुफाएं तो बता दी आपको। इसके बाद झीलें देखेंगे तो यहाँ पर धामपुर झील, पवई झील और लोनार झील स्थित है। दोस्तों लोनार झील आप जरूर याद रखें बहुत अच्छे से, क्योंकि यह उल्कापिंड के गिरने से निर्मित झील है और बहुत ही प्रमुख है, जो एग्जामिनर बार बार पूछ चुके हैं। अगर हम राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क देखें दोस्तों तो यहाँ पर संजय गांधी नेशनल पार्क, ताड़ोबा नेशनल पार्क, चंदौली नेशनल पार्क, गोगामल नेशनल पार्क और नावेगांव नेशनल पार्क, 5 नेशनल पार्क यहाँ के मुख्य हैं। और यहाँ पर 4 वन्यजीव अभ्यारण्य भी हैं, नागझिरा वन्यजीव अभ्यारण्य, कोयना वन्यजीव अभ्यारण्य, कलसुबाई हरिश्चंद्रगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य और भीमाशंकर वन्यजीव अभ्यारण्य यहीं पर स्थित है। दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं आपको यह 18-19 मिनट का सेशन बहुत हेल्पफुल रहा होगा और आपने 80 से 100 फैक्ट यहाँ पर कवर किए होंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारी टीम से फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक द्वारा टीम से जुड़ सकते हैं। साथ ही अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप SLH अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं, या स्मार्ट लर्निंग हब ग्रुप है जो हमारा क्विज वहाँ पर टेस्ट होते हैं, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों आपको फिर से एक बार दोबारा आप लोगों का अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।